दोपहर में कनॉट प्लेस की चमचमाती कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स के बीच आरव खड़ा था। उसके सफेद शर्ट पर पसीने के दाग पड़ चुके थे और उसके फॉर्मल जूते, जो उसने किसी तरह कर्ज लेकर खरीदे थे, उनकी एड़ी घिस चुकी थी। आरव के हाथ में एक मुड़ा तोड़ा प्लास्टिक का फोल्डर था जिसमें उसकी डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स रखे थे। वो एक बेहद गरीब परिवार से आता था। पुरानी दिल्ली की एक तंग गली के एक छोटे से कमरे में उसका परिवार रहता था। पिता सालों से बिस्तर पर थे और माँ लोगों के घरों में सिलाई का काम करके किसी तरह घर चलाती थी। आरव ने रात रात भर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की थी, इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपने माता पिता को इस गरीबी के नरक से बाहर निकालेगा। लेकिन हकीकत की दुनिया किताबों से बहुत अलग थी। आज उसका 14वां इंटरव्यू था। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के आलीशान केबिन में जब वो बैठा तो सामने बैठे मैनेजर ने उसकी फाइलों को सरसरी निगाह से देखा और बिना उसकी तरफ नजर उठाए कहा, आरव, तुम्हारे मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास फ्रेशर्स के लिए कोई जगह नहीं है। हमें इस पोस्ट के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आरव ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी और थोड़ा गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर, अगर कोई मुझे काम देगा ही नहीं तो मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? आप मुझे बस एक मौका देकर देखिए, मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैनेजर ने कड़क आवाज में कहा, ये कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं है आरव, ये दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। प्लीज आप जा सकते हैं। आरव चुपचाप अपना फोल्डर उठाकर बाहर आ गया। जैसे ही वो बिल्डिंग के भारी कांच के दरवाजे से बाहर निकला, दिल्ली की उमस भरी गर्मी के बीच अचानक आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि मानो आसमान फट पड़ा हो। आरव के पास न तो छाता था और न ही बस का किराया देने के अलावा जेब में एक भी अतिरिक्त रुपया। वो अपनी डिग्रियों के फोल्डर को छाती से चिपकाकर पास के एक आलीशान कैफे की शेड के नीचे खड़ा हो गया। वो पूरी तरह भीग चुका था। ठंड से उसके हाथ पैर कांप रहे थे और सुबह से भूखे होने के कारण उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी। वो फुटपाथ के कोने में घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें बारिश के पानी में मिलकर बहने लगी। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि आखिर उसकी मेहनत में क्या कमी रह गई थी। उसी वक्त उस मूसलाधार बारिश के बीच एक आलीशान काली मर्सिडीज कार कैफे के ठीक सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और ड्राइवर ने तुरंत एक बड़ा सा छाता तान दिया। कार से एक लड़की उतरी। उसने पेस्टल पिंक कलर का एक बेहद शालीन और महंगा सूट पहना हुआ था। आंखों पर रिमलेस चश्मा था और उसके चेहरे पर एक ऐसा रौब और आत्मविश्वास था जो केवल उन लोगों में होता है जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं। वो मीरा थी, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस और एक बेहद कड़क, समझदार बिजनेस वूमन। मीरा केवल 24 साल की थी, लेकिन अपने पिता के बीमार होने के बाद उसने पूरे बिजनेस को अकेले संभाला था और उसे नई ऊंचाइयों पर ले गई थी। बिजनेस की दुनिया में उसे लोग आयरन लेडी कहते थे, जो बिना फायदे के किसी से बात भी नहीं करती थी। मीरा जैसे ही कैफे के अंदर जाने के लिए मुड़ी, उसकी नजर शेड के नीचे सिकुड़कर बैठे आरव पर पड़ी। आरव का सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी उंगलियां अपनी डिग्रियों के फोल्डर को इस तरह जकड़े हुए थीं, जैसे वो उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। मीरा के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने बहुत से भिखारियों और लाचार लोगों को देखा था, लेकिन इस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सा स्वाभिमान और ईमानदारी थी। वो कोई भिखारी नहीं था, वो एक टूट रहा इंसान था। मीरा बिना कुछ बोले कैफे के अंदर चली गई। अंदर का माहौल बेहद गर्म और आरामदायक था। चारों तरफ हल्की पीली रोशनी थी। मीरा खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गई और उसने अपने लिए एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की। खिड़की के साफ कांच से बाहर का नजारा साफ दिख रहा था। आरव अभी भी वहीं खड़ा था, ठंड से ठिठुरता हुआ। मीरा ने देखा कि आरव ने एक बार भी कैफे के अंदर बैठे लोगों से मदद नहीं मांगी। वो चुपचाप अपनी तकलीफ सह रहा था। मीरा के दिल के किसी कोने में, जो बिजनेस की दुनिया में रहते रहते पत्थर हो चुका था, एक अजीब सा हलचल हुई। उसने वेटर को बुलाया। जी मैम, वेटर ने झुककर पूछा। मीरा ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, वो जो लड़का बाहर खड़ा है भीगता हुआ, उसे अंदर बुलाओ और उसे एक गरम अदरक वाली चाय और एक क्लब सैंडविच दो। कहना कि कैफे की तरफ से है। वेटर बाहर गया और उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। आरव ने चौंक कर देखा। वेटर ने कहा, भाई साहब अंदर चलिए, आपके लिए चाय और सैंडविच टेबल पर लगा दिया है। आरव ने हैरान होकर कहा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं अंदर नहीं आ सकता। वेटर ने मुस्कुराकर कहा, पैसे दे दिए गए हैं, आप चलिए। आरव जब कैफे के अंदर आया तो उसे अपनी फटी और भीगी हुई हालत पर शर्म आ रही थी। वेटर ने उसे एक कोने की टेबल पर बिठाया। जैसे ही आरव के सामने गर्मा गर्म चाय और सैंडविच आया, उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। उसने वेटर से पूछा, प्लीज मुझे सच बताइए, ये किसने मंगाया है? मुझे मुफ्त का खाना खाने की आदत नहीं है। वेटर ने चुपके से उस टेबल की तरफ इशारा कर दिया जहां मीरा बैठी अपनी ब्लैक कॉफी पी रही थी और लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। आरव एक पल के लिए झिझका, फिर उसने अपनी चाय का कप उठाया और मीरा की टेबल की तरफ बढ़ा।
मीरा ने महसूस किया कि कोई उसकी टेबल के पास आकर खड़ा हो गया है। उसने सिर उठाकर देखा। आरव ने बहुत ही शालीनता से अपना सिर झुकाया और कहा, थैंक यू मैम। आज इस चाय और खाने की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। शायद मैं भूख से बेहोश हो जाता। मैं आपके पैसे अभी तो नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरी जेब बिल्कुल खाली है और मैं एक नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरा नाम आरव है। आप मुझे अपना कार्ड दे दीजिए। जैसे ही मेरी पहली नौकरी लगेगी मैं पाई पाई चुका दूंगा। मीरा आरव को देखती रह गई। इस शहर में जहाँ लोग धोखेबाजी और चालाकी से आगे बढ़ते हैं, वहाँ एक लड़का भूख से बेहाल होने के बाद भी मुफ्त का खाना स्वीकार नहीं कर पा रहा था और अपना स्वाभिमान बचाए हुए था। मीरा ने अपने लैपटॉप को थोड़ा बंद किया और कहा, बैठो आरव। आरव हिचकिचाते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मीरा ने उसकी फाइल की तरफ देखा और कहा, इस फोल्डर में क्या है? आरव ने कहा, मेरी डिग्रियां हैं मैम। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में टॉप किया है, लेकिन हर जगह लोग सिर्फ एक्सपीरियंस मांगते हैं। मीरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, दिखाओ। आरव ने कांपते हाथों से अपनी फाइल उसे सौंप दी। मीरा ने जब उसके सर्टिफिकेट्स देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आरव न सिर्फ टॉपर था, बल्कि उसके रिसर्च पेपर्स भी बेहद शानदार थे। मीरा को अपनी कंपनी के एक नए ड्रीम प्रोजेक्ट द स्काईलाइन टावर्स के लिए एक ऐसे ही जुनूनी और पढ़े लिखे इंसान की जरूरत थी, जो बिना किसी पुरानी आदत के नए विचारों के साथ काम कर सके। मीरा ने फाइल वापस की, अपने बैग से एक महंगा बिजनेस कार्ड निकाला और आरव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा स्वाभिमान पसंद आया आरव, और मुझे पैसों से ज्यादा ईमानदारी की कद्र है। कल सुबह ठीक 9 बजे इस कार्ड पर लिखे पते पर आ जाना। मल्होत्रा ग्रुप्स का हेड ऑफिस है। मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक असिस्टेंट साइट इंजीनियर की जरूरत है। सैलरी तुम्हारी उम्मीद से बेहतर होगी। क्या तुम कल से काम शुरू कर सकते हो? आरव को लगा जैसे उसके कानों में शहनाइयां बज उठी हों। उसने उस कार्ड को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई कोहिनूर हीरा हो। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। उसने उठकर मीरा के सामने हाथ जोड़े और कहा, मैम, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। अगले दिन से आरव की एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। जब वो पहले दिन ऑफिस पहुंचा तो वहाँ का आलीशान माहौल देखकर वो थोड़ा डर गया था। हर कोई सूट बूट में था और अंग्रेजी में बातें कर रहा था, लेकिन आरव ने ठान लिया था कि वो अपनी काबिलियत से अपनी जगह बनाएगा। मीरा ने उसे प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर मिस्टर शर्मा के अंदर पोस्ट किया। मिस्टर शर्मा एक पुराने और कड़क मिजाज के आदमी थे। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मीरा ने एक झुग्गी झोपड़ी के बैकग्राउंड वाले लड़के को सीधे इतने बड़े प्रोजेक्ट में रख लिया था। शुरुआती दिनों में आरव के लिए ऑफिस का माहौल बहुत मुश्किल था। बाकी कलीग्स उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे मैम का चमचा कहता तो कोई उसकी पुरानी शर्ट और घिसे जूतों को देखकर हंसता। मिस्टर शर्मा उसे जानबूझकर सबसे मुश्किल और थका देने वाले काम देते थे। आरव सुबह 7 बजे साइट पर पहुंच जाता, जहां कड़ती धूप में धूल और सीमेंट के बीच उसे घंटों खड़े रहना पड़ता। वो मजदूरों के साथ बैठकर उनकी भाषा में बात करता, उनकी समस्याओं को समझता और रात के 12-12 बजे तक ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट्स तैयार करता। मीरा ये सब दूर से नोटिस कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि आरव में सिर्फ बातें हैं या सचमुच वो इस दबाव को झेल सकता है। आरव ने कभी मीरा से किसी की शिकायत नहीं की। जब भी वो मीरा से मिलता, हमेशा चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती और काम की पूरी डिटेल्स उसकी उंगलियों पर होती। धीरे धीरे आरव की मेहनत रंग लाने लगी। साइट के मजदूर आरव की इज्जत करने लगे, क्योंकि आरव उनके सुख दुख में साथ खड़ा होता था। जहां पहले काम बहुत धीमा चल रहा था, आरव के आने के बाद प्रोजेक्ट की रफ्तार दोगुनी हो गई। एक शाम की बात है, दिल्ली में भारी तूफान और बारिश हो रही थी। ऑफिस के सभी लोग 5 बजे ही निकल चुके थे। मीरा अपने केबिन में बैठी कुछ जरूरी फाइल्स देख रही थी। अचानक पूरे केबिन की लाइट्स चली गई और बैकअप जनरेटर भी फेल हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मीरा को बचपन से ही अंधेरे से एक अजीब सा फोबिया डर था। अंधेरा होते ही उसकी सांसें फूलने लगी और वो पसीने से तरबतर हो गई। उसने कांपते हाथों से अपना फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फोन टेबल से गिरकर कहीं दूर जा गिरा। वो डर के मारे रोने लगी और कुर्सी से उठकर कोने में दुबक गई। तभी केबिन का दरवाजा खुला और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी अंदर आई। वो आरव था। वो रात की शिफ्ट की रिपोर्ट जमा करने आया था। टॉर्च की रोशनी में जब उसने मीरा को कोने में घुटनों के बल रोते हुए देखा, तो वो सब कुछ भूलकर उसकी तरफ भागा। मैम, मीरा मैम, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आरव ने घबराकर पूछा। मीरा ने जैसे ही आरव की आवाज सुनी, उसने बिना सोचे समझे जज्बात में आकर आरव को कसकर गले लगा लिया। वो बुरी तरह कांप रही थी। आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी इतनी बड़ी और कड़क बॉस इस तरह उसके गले लग जाएगी। आरव को मीरा के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने बहुत ही धीरे से मर्यादा का ध्यान रखते हुए
अपना एक हाथ मीरा की पीठ पर रखा और सहलाते हुए बोला, शांत हो जाइए मैम, मैं यहाँ हूँ, कोई खतरा नहीं है, बस लाइट गई है, मैं अभी ठीक करता हूँ। मीरा ने आरव की छाती पर अपना सिर टिकाए रखा। उस पल में मीरा को महसूस हुआ कि आरव की इस साधारण सी शर्ट के पीछे एक ऐसा मजबूत और सुरक्षित दिल धड़क रहा है जो उसे दुनिया के किसी भी अमीर लड़के के पास नहीं मिला। आरव की मौजूदगी में उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कुछ मिनटों बाद जब मीरा शांत हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठी थी। वो तुरंत पीछे हटी और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आई एम सॉरी आरव, मुझे अंधेरे से डर लगता है। आरव ने मुस्कुराकर अपनी मोबाइल की टॉर्च को इस तरह दीवार पर सेट किया कि पूरे कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सॉरी मत कहिए मैम, इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, डर सबको लगता है। आप पानी पीजिए। उस रात के बाद से दोनों के बीच का रिश्ता बदल गया। अब वे सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय नहीं रह गए थे, उनके बीच एक अनकहा गहरा विश्वास पैदा हो चुका था। मीरा अक्सर काम के बहाने आरव को अपने केबिन में बुलाती और दोनों बिजनेस के साथ साथ जिंदगी की बातें भी शेयर करने लगे। आरव ने मीरा को बताया कि कैसे उसकी माँ सिलाई करके उसे पढ़ाती थी और मीरा ने बताया कि कैसे माँ के गुजर जाने के बाद वो कितनी अकेली हो गई थी और उसके पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। आरव को धीरे धीरे मीरा से प्यार होने लगा था, लेकिन वो अपनी औकात और गरीबी को अच्छी तरह जानता था। उसने तय किया कि वो इस प्यार को कभी अपनी जुबान पर नहीं लाएगा, क्योंकि मीरा आसमान का तारा थी और वो जमीन की धूल। प्रोजेक्ट द स्काईलाइन टावर्स का काम अब अंतिम चरण में था। कंपनी के लिए ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए विदेशी इन्वेस्टर्स की एक टीम दिल्ली आने वाली थी। अगर वे इन्वेस्ट कर देते तो मल्होत्रा ग्रुप्स देश की टॉप 3 कंपनियों में शामिल हो जाती। मिस्टर शर्मा, जो आरव की कामयाबी से जलते थे, उन्होंने आरव को फंसाने की एक घिनौनी साजिश रची। उन्होंने प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल बजट की मेन फाइल जो आरव के कंप्यूटर में थी उसे चुपके से पूरी तरह डिलीट कर दिया और बैकअप ड्राइव को भी करप्ट कर दिया। अगली सुबह ठीक 10 बजे मीटिंग थी। सुबह 8 बजे जब आरव ऑफिस पहुंचा और उसने अपना सिस्टम खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारी मेहनत, सारे आंकड़े, सारे मैप्स गायब थे। आरव के माथे पर पसीना आ गया। ठीक उसी वक्त मिस्टर शर्मा मीरा के साथ केबिन में दाखिल हुए। मिस्टर शर्मा ने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, मैम, मैंने कहा था ना कि इस सड़क छाप लड़के पर भरोसा मत कीजिए। देखिए, आज इतनी बड़ी मीटिंग है और आरव ने पूरी फाइल ही गायब कर दी है। ये हमारी राइवल कंपनी से मिला हुआ है। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आरव की तरफ देखा। आरव की आंखों में डर था, लेकिन बेवफाई नहीं थी। मीरा ने आरव के पास जाकर उसकी आंखों में सीधे देखा और पूछा, आरव, क्या तुमने ये किया है? आरव ने पूरी ईमानदारी से मीरा का हाथ थाम लिया। पहली बार उसने ये हिम्मत की थी। उसने कहा, मैम, मैंने अपनी जान इस प्रोजेक्ट में लगाई है। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे बस आज रात तक का वक्त दीजिए। इन्वेस्टर्स की मीटिंग कल सुबह पर शिफ्ट करवा दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मिस्टर शर्मा ने कहा, यह झूठ बोल रहा है मैम। इन्वेस्टर्स अपनी डेट्स चेंज नहीं करेंगे। लेकिन मीरा को आरव की आंखों पर पूरा भरोसा था। उसने एक बड़ा रिस्क लेते हुए अपने सेक्रेटरी से कहा, इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करो कि तकनीकी कारणों से मीटिंग कल सुबह होगी। फिर वो आरव की तरफ मुड़ी और बोली, आरव, मेरे पास जो कुछ है मैंने दांव पर लगा दिया है। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। उस दिन की पूरी रात आरव ऑफिस से घर नहीं गया। उसने कैफे से बड़ी सी ब्लैक कॉफी मंगाई। उसने अपने कुछ वफादार जूनियर इंजीनियर्स और मजदूरों को बुलाया। उसने अपनी याददाश्त, अपनी साइड डायरी के नोट्स और हाथ से बनाए गए रफ स्केचेस के दम पर दोबारा से पूरी प्रेजेंटेशन लिखनी शुरू की। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही थी, आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। मीरा भी पूरी रात अपने केबिन में बैठी रही। हर एक घंटे में वो आरव के लिए खुद कॉफी लेकर आती और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती, तुम कर सकते हो आरव। अगली सुबह ठीक 9 बजे आरव खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक विजेता की चमक थी। उसने पूरी फाइल दोबारा तैयार कर ली थी और इस बार वो पहले से भी ज्यादा शानदार थी, क्योंकि उसमें ग्राउंड लेवल के मजदूरों के इनपुट्स भी शामिल थे। 10 बजे मीटिंग शुरू हुई। विदेशी इन्वेस्टर्स के सामने आरव ने खुद प्रेजेंटेशन दी। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में जो कॉन्फिडेंस और जो विजन था, उसने पूरे बोर्ड रूम को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने सिर्फ कंक्रीट और लोहे की बात नहीं की, उसने ये समझाया कि ये बिल्डिंग कैसे लोगों के सपनों का घर बनेगी। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इन्वेस्टर्स के हेड ने उठकर आरव से हाथ मिलाया और कहा, युवा मैन, हमने पूरी दुनिया में इंजीनियर्स देखे हैं, लेकिन आपके जैसा पैशन किसी में नहीं देखा। डील पक्की है। उसी मीटिंग में आरव ने मिस्टर शर्मा की चोरी भी पकड़वा दी।
उसने रात में आईटी एक्सपर्ट को बुलाकर उस कंप्यूटर का लॉग चेक करवाया था, जिससे फाइल डिलीट हुई थी और वो मिस्टर शर्मा का था। मीरा ने तुरंत मिस्टर शर्मा को पुलिस के हवाले कर दिया। इस महाकामयाबी के बाद मल्होत्रा ग्रुप्स का टर्नओवर आसमान छूने लगा। मीरा ने एक हफ्ते बाद एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी रखी, जिसमें दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और सेलिब्रिटीज आए हुए थे। आरव भी वहां पहुंचा था, लेकिन इस बार वो पुरानी शर्ट में नहीं था। मीरा ने खुद उसके लिए इटालियन ब्लैक टक्सीडो सूट भेजा था। जब आरव उस सूट को पहनकर पार्टी में आया, तो उसकी 6 फीट की लंबी कदकाठी और उसका बदला हुआ लुक देखकर हर कोई हैरान रह गया। वह किसी बड़े घराने का राजकुमार लग रहा था। मीरा स्टेज पर गई। उसने माइक संभाला और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के पीछे मेरी मेहनत नहीं है। इसके पीछे एक ऐसे इंसान का विजन है जिसने फर्श से उठकर अर्श को छुआ है। मैं आज इस मंच से ऐलान करती हूँ कि आरव अब हमारी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओओ और मेरे ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर होंगे। कंपनी का 50% प्रॉफिट और शेयर अब आरव के नाम होगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव स्टेज पर गया। उसने मीरा के पैर छुए तो मीरा ने तुरंत उसे रोककर गले से लगा लिया। आरव अब गरीब लड़का नहीं था। वो खुद दिल्ली का एक युवा और अमीर बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी माँ और पिता भी पार्टी में आए थे, जिनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व के आंसू थे। पार्टी खत्म होने के बाद रात के करीब 2 बजे सब लोग जा चुके थे। अचानक फिर से मौसम बदला और रिमझिम बारिश होने लगी। मीरा और आरव होटल के बाहर आए। आरव की अपनी नई चमचमाती कार वहां खड़ी थी। आरव ने ड्राइवर को भेज दिया और खुद गाड़ी की चाबी हाथ में ली। उसने मीरा की तरफ देखा और कहा, मैम, क्या आप मेरे साथ एक आखिरी सफर पर चलेंगी? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब मैम मत कहो आरव, और तुम्हारे साथ तो मैं पूरी जिंदगी चलने को तैयार हूँ। आरव ने गाड़ी स्टार्ट की। उसने गाड़ी को किसी बड़े वीआईपी इलाके की तरफ नहीं मोड़ा, बल्कि वो गाड़ी चलाते हुए सीधे उसी पुराने कनॉट प्लेस के कैफे द ओल्ड बुक जर्नल के बाहर ले आया। कैफे बंद हो चुका था, लेकिन उसकी शेड वैसी ही थी। बारिश की बूंदें पीली स्ट्रीट लाइट में चमक रही थी। आरव ने गाड़ी रोकी। उसने गाड़ी की डिग्गी से एक बड़ा सा काला छाता निकाला। ये वही छाता था जो उसने अपनी पहली सैलरी से खरीदा था। उसने मीरा के लिए दरवाजा खोला और छाता उसके ऊपर तान दिया। वे दोनों उसी शेड के नीचे आकर खड़े हो गए, जहां वे 2 साल पहले मिले थे। आरव ने छाता इस तरह पकड़ा कि मीरा पूरी तरह सूखी रहे और उसका अपना कंधा भीगने लगा। मीरा ने ये देखा। उसने आरव का हाथ पकड़कर छाते को बीच में किया और रोते हुए मुस्कुराई। तुम आज भी नहीं बदले आरव। आज तुम्हारे पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, बड़ा नाम है, फिर भी तुम खुद को भीगा रहे हो। आरव ने छाता एक तरफ रख दिया। अब वे दोनों बारिश में पूरी तरह भीग रहे थे। आरव ने मीरा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में 2 साल का दबा हुआ प्यार और बेपनाह जज्बात थे। उसने कहा, मीरा, जब मैं पहली बार यहाँ खड़ा था तो मैं सिर्फ एक जिस्म था जिसकी रूह मर चुकी थी। तुमने मुझे खाना नहीं दिया था, तुमने मुझे जीने की वजह दी थी। तुमने मुझे अपनी नजरों से देखा और मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं समाज में सिर उठाकर खड़ा हो सकूं। मैं तब भी तुमसे प्यार करता था जब मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, और मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जब मेरे पास सब कुछ है। लेकिन तब मेरे पास खोने के लिए सिर्फ मेरी करीबी थी, आज मेरे पास खोने के लिए तुम हो। क्या तुम इस जिंदगी के सफर में हमेशा के लिए मेरी पार्टनर बनोगी? मीरा के सब्र का बांध टूट गया। उसने आरव के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर एक बेहद पवित्र और गहरी किस किस कर दी। बारिश का पानी उनके चेहरों से बह रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक ऐसी आग थी जिसे दुनिया की कोई भी बंदिश नहीं बुझा सकती थी। मीरा ने आरव की छाती पर अपना सिर टिकाया और कहा, आरव, अमीर और गरीब का फासला तो दुनिया की बनाई हुई एक लकीर है। तुमने अपनी मेहनत से उस लकीर को मिटा दिया। मुझे तुम्हारे पैसों से कभी प्यार नहीं था। मुझे तुम्हारे उस साफ दिल से प्यार था जिसने मुझे अंधेरे में संभाला था। मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और जिंदगी के आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। आसमान से बारिश बरसती रही। दिल्ली शहर सोता रहा, लेकिन उस पुराने कैफे की शेड के नीचे 2 अलग अलग दुनिया से आए दिल हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। ये कहानी गवाह थी कि अगर आपके पास ईमानदारी, मेहनत और सच्चा प्यार हो तो आप किस्मत की सबसे कठिन लकीर को भी बदल सकते हैं। यहाँ आकर आरव और मीरा का ये खूबसूरत सफर एक बार फिर पूरा होता है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और इस सुकून